गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकतंत्र की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु राजनीतिक दलों में जन सहभागिता की प्रोन्नति का कोई एक उपाय सुझाएं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। लोकतंत्र की गुणवत्ता में अभिवृद्धि, लोकतंत्र की पहचान क्या है? लोगों के द्वारा चुने गए लोग लोगों पर शासन करें। अगर इसकी गुणवत्ता में अभिवृद्धि करनी है, यानी इसकी अगर हमें क्वालिटी बढ़ानी है, तो राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए? जन सहभागिता की प्रोन्नति, मतलब जन यानी लोगों की सहभागिता को प्रोन्नति यानी बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, और अगर बढ़ाना चाहिए तो उसके लिए एक उपाय बताओ। तो क्वेश्चन आपका ये कहता है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, तो उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों को और भी लोगों को मौका देना चाहिए ताकि वो लोकतंत्र में शामिल हो। तो इसके लिए राजनीतिक दल क्या करें? 1 नंबर का क्वेश्चन है, जैसा 2 नंबर में आ जाएगा। तो इसका आंसर इन्होंने दिया है कि राजनीतिक दल जनता की भागीदारी के अभाव में लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार नहीं ला सकते। सीधी सी बात है, जब तक जनता के लोग ही अगर राजनीति में शामिल नहीं होंगे तो लोकतंत्र की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी। जैसा कि होता है कि एक राजनीतिक दल जो है वो शामिल हो गया एक बार लोकतंत्र में, फिर क्या होता है, उसके बच्चे के बच्चे वही पार्टी में राज करते रहते हैं। जो जनसाधारण लोग हैं वो नहीं आ पाते। इससे क्या होता है, लोकतंत्र खत्म होता जाता है। तो पहली लाइन यही कहती है कि राजनीतिक दल को चाहिए कि जनता की भागीदारी करे, क्योंकि उसके अभाव में यानी उसके बिना लोकतंत्र नहीं सुधारा जा सकता। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों को विभिन्न समूहों को समायोजित करने के लिए प्रतिनिधित्व देना चाहिए। यहाँ पे सीधी सी बात है, विभिन्न समूहों से मतलब है हर प्रकार के समूह, चाहे वो अलग अलग धर्म के लोग हों उन्हें पार्टी में शामिल करना चाहिए, अलग जाति के लोग हों, अलग काम से संबंधित हों। ये नहीं कोई एक पार्टी है वो सिर्फ वकीलों को ले जा रही है अपनी पार्टी में, या सरकारी नौकरी वालों को ले जा रही है, या बिजनेसमैन को ले जा रही है। हर तबके के लोगों को उन्हें शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जनता के हित में कानूनों और नीतियों का निर्माण करके लोकतंत्र की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। यानी लोकतंत्र की गुणवत्ता में वृद्धि करनी है तो जो भी कानून बनाए जाएं वो जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाएं। यानी कि ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि लोकतंत्र की गुणवत्ता में वृद्धि, सभी समूहों की भागीदारी, जनता की भागीदारी और सभी के हित के लिए कानून बनाए जाएं। आप अपनी लैंग्वेज में भी इस आंसर को बनाकर लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथन को सही करके लिखिए। ये पूरा जो डार्क में दिखाई दे रहा है ये एक कथन दिया है, लेकिन ये कथन गलत है। आपको इसको सही करके लिखना है। सही तभी करेंगे जब इस कथन का मतलब समझ आएगा। कथन कहता है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया वैश्वीकरण के नाम से जानी जाती है। यानी सरकार ने अवरोध और प्रतिबंध का मतलब होता है टैक्स। जैसे कि हमारे देश में कोई कंपनी व्यापार करने के लिए आना चाहती है, हमें पता है वो कंपनी व्यापार करने अगर आएगी, कोई कार की कंपनी अगर वो हमारे देश में अपनी कार बेचने आएगी तो वो इतनी सस्ती कारें बेचेगी कि हमारे देश में जो कार बनी है उसे कोई खरीदेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस कंपनी को डायरेक्ट तो मना नहीं करेंगे, उस पर अवरोध या प्रतिबंध लगा देंगे। वो कैसे? अगर वो 5 लाख की कार बेचने आ रही है तो हम उस पर इतना टैक्स लगाएंगे कि उसकी कार की कीमत हमारे देश में आने के बाद कितनी हो जाएगी, 10 लाख की हो जाएगी। तब उसकी कार को कम लोग खरीदेंगे। तो ऐसे में जो टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं ये अवरोधों को बढ़ावा देते हैं, प्रतिबंधों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन जब सरकार इन अवरोधों और प्रतिबंधों को हटा देती है तो उसे वैश्वीकरण नहीं कहते, उसे कहते हैं उदारीकरण। तो जब इस लाइन को सही करके लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। और जब उदारीकरण हो जाता है तो उदारीकरण की ये प्रक्रिया वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है। टैक्स कम हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा देश एक देश से दूसरे देश व्यापार करने जाते हैं, और जब एक देश दूसरे देश ऐसे देश आपस में मिल के व्यापार करते हैं तो इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट एक और लाइन है, इसमें भी गलती है कुछ, इसको सही करते हैं। लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिस शॉर्ट में IMF कहते हैं, वह संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। जी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का लेना देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ज़्यादातर पैसे उधार देता है, विभिन्न देशों को अलग अलग स्थितियों में पैसे उधार देता है, स्पेशली व्यापार के लिए नहीं देता। व्यापार को उदार बनाने का काम जिसका है उसका नाम है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO।
तो IMF ना आके यहाँ पे चेंज होगा, क्या लिखेंगे, विश्व व्यापार संगठन। WTO वह संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार की ओर से निम्नलिखित में से कौन करेंसी नोट जारी करता है। जब भी केंद्रीय सरकार से करेंसी नोट जारी करने की बात आए तो कुछ नहीं लिखोगे कि क्या नाम है भारत सरकार करती है, सीधे आंसर क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। नोट जारी करने का, करेंसी नोट जारी करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करता है। हालांकि नोट कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको मिलान करने को दिया है, एक तरफ दे रखा है काम, दूसरी तरफ बता रखा है कि ये काम किससे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट क्षेत्र से, दूसरे द्वितीयक और तृतीयक किससे। तो कोरियर वाला जो आपके घर में डाक पहुंचाता है, कोरियर पहुंचाता है, लेटर पहुंचाता है, वो क्या है, तृतीय क्षेत्रक है। हाँ भाई तृतीय क्षेत्रक है, क्योंकि वो अपनी सर्विस दे रहा है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। वो हमारे पास किसी चीज़ को पहुंचा रहा है, किसी नई चीज़ का उत्पादन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है मछुआरा। मछुआरा प्राथमिक क्षेत्र, जी बिल्कुल, जो भी चीज़ प्रकृति से जो भी काम जुड़ा हुआ है वो प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। मछुआरा प्रकृति से डायरेक्ट मछली पकड़ रहा है तो ये प्राकृतिक क्षेत्र में आएगा। फिर है बढ़ई। बढ़ई को प्राकृतिक क्षेत्र कहा जा रहा है। और बैंकर, बैंकर को तृतीय क्षेत्र कहा जा रहा है। बैंकर तो है वो अपनी सेवा प्रदान कर रहा है तो तृतीय क्षेत्र है, लेकिन बढ़ई क्या कर रहा है, जो प्राकृतिक से चीज़ मिली है उससे कुछ और बना रहा है, फर्नीचर बना रहा है, तो ये प्राकृतिक में नहीं आएगा। प्राकृतिक से चीज़ को प्राप्त करके उससे एक और नई चीज़ का उत्पादन कर रहा है, इसलिए द्वितीय क्षेत्र में आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। प्रति व्यक्ति आय शब्द को परिभाषित कीजिए। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर औसत आय की गणना की जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला बताइए। तो सीधी सी बात है, प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो क्या करेंगे, देश की जितनी भी टोटल आय है इनकम है उसको ऊपर लिखेंगे, देश की कुल जनसंख्या नीचे लिखेंगे, जो आएगा और प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको दे दें एक देश की आय इतनी है और यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, अब इसकी प्रति व्यक्ति आय निकालो। तो देश की कुल आय ऊपर लिखेंगे, जनसंख्या नीचे लिखेंगे और काट देंगे, जो आंसर आएगा वो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षरता दर को परिभाषित कीजिए। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। यानी कि हम देखते हैं कि हमारे देश में 7 साल और उससे अधिक आयु के कितने व्यक्ति हैं, उनमें से जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं उनको हम मान लेते हैं, उनका रेशो निकाल लेते हैं, ऊपर पढ़े हुए लोगों की संख्या, नीचे टोटल लोगों की संख्या, और इसी को बोलते हैं साक्षरता दर। ठीक है, साक्षरता दर कैसे निकालते हैं, 7 वर्ष से अधिक आयु या 7 वर्ष के जो हो चुके हैं इन लोगों की जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के निहितार्थों का वर्णन कीजिए। निहितार्थों का वर्णन ये का मतलब है कि जो भारत में जब प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा तो भारत की आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही स्थितियों पर उसका क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई। इन खर्चों की पूर्ति के लिए ऋण लिए गए तथा करों में भी वृद्धि की गई। यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो सरकार को युद्ध लड़ने के लिए सामान तो चाहिए, हथियार चाहिए, सेना चाहिए, सेना को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, फिर सेना के खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इन सब को बोलते हैं रक्षा व्यय, रक्षा पर होने वाला खर्च। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो जितना भी खर्च सरकार शिक्षा पे कर रही थी, बिजनेस पे कर रही थी, खेती पे कर रही थी, सारा खर्च वो सब वहाँ से हटा के सरकार को अब किस पे करना पड़ रहा था, रक्षा पे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई। अब जब खर्चे बढ़ गए हैं, प्रोडक्शन कम हो गया, हमने जितने भी लोग थे सारे क्या नाम है सेना की तरफ लगा दिए, तो मशीनों में फैक्ट्रियों में कोई काम कर नहीं रहा, तो कोई काम कर नहीं रहा तो कमाई कहीं से हो नहीं रही, तो इन खर्चों की पूर्ति कैसे होगी। तो खर्चों की पूर्ति के लिए सरकार ने क्या किया, ऋण लिया। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों से सरकार क्या करती है, ऋण लेती है, चाहे वो इंग्लैंड के बिजनेसमैन से ले, इंडिया के बिजनेसमैन से ले, कहीं से भी ले, सरकार ने कर्ज लेना शुरू किया। कर्ज लिया तो सरकार ने फिर टैक्स बढ़ाया। अब कर्ज चुकाएगी कहाँ से सरकार, लोगों से टैक्स लेगी, तो सरकार ने क्या कर दिया, करों में वृद्धि कर दी। उसके बाद सीमा शुल्क, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर जो टैक्स सरकार लेती है उसे सीमा शुल्क कहते हैं। सीमा शुल्क में भी वृद्धि करती गई।
आय पर भी टैक्स लगा दिया गया। आय यानी लोगों की इनकम पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया गया। अब जब सब चीज़ों पर टैक्स बढ़ता चला जाएगा तो उससे क्या हुआ, कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई। यानी पहले एक बिस्किट का पैकेट अगर बन रहा है वो 5 रुपये का आ रहा है, सरकार उस पर 3 रुपये टैक्स लगा रही है, तो क्या करेगा बनाने वाला, वो भी क्या नाम है उसमें इंक्लूड कर देगा उसकी कीमत में, तो वही बिस्किट का पैकेट 8 रुपये का हो गया। इसी तरह सब चीज़ों की कीमतों में वृद्धि हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये असर, पहला असर तुम्हें देखने को मिलेगा। कीमतों में वृद्धि, महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई का कारण जानोगे, वही टैक्स में वृद्धि। टैक्स क्यों लगाया, खर्चों की पूर्ति के लिए। खर्चा कहाँ हो रहा था, रक्षा व्यय पे। सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन को जोड़ते चले जाओगे। अब सेना में लोग मरेंगे भी तो नए फौजी चाहिए, तो गाँव में युवकों को पकड़ पकड़ के, यानी गाँव के जो लोग थे उन्हें, नौजवानों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। अब एक गांव के लोग हैं, उन्हें युद्ध से कोई मतलब ही नहीं है, अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, सरकार पकड़ पकड़ के उनको ले जा रही है, उनके बच्चे मर रहे हैं फिर फौज में जाके। तो गांव के लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति व्यापक रोष फैल गया। व्यापक रोष मतलब बहुत ज़्यादा लोग क्रोधित हो गए ब्रिटिश सरकार के प्रति कि हमारे बच्चों को सेना में ले जाके जबरदस्ती अंग्रेज लोग मरवा रहे हैं। उसके बाद आता है 1918-19 तथा 20-21 में अकाल के कारण देश के अधिकतर भागों में फसलें खराब हो गई। उस टाइम हमारे देश में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई और भयंकर अकाल पड़ा। अब अकाल पड़ेगा तो क्या होगा, खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाएगी। जितना भी खाना पीना थोड़ा बहुत उगा हुआ था, बचा कुचा था, उससे सरकार उठा के ले आती थी कहाँ, सैनिकों को भोजन पूरा हो सके सैनिकों को सप्लाई कर देती थी। अब पहली चीज़ तो अकाल पड़ गया। दूसरी चीज़, फ्लू नाम की महामारी फैल गई, जिसके कारण कई लोग काल के गाल में समा गए, यानी बहुत से लोग मर गए। अब ये दोनों घटनाओं का युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये दोनों घटनाएं हुई उस टाइम जिस टाइम युद्ध हो रहा था। तो पहले से एक तो क्या नाम है, लोगों को टैक्स देना पड़ रहा था, ऊपर से जो थोड़ा बहुत अनाज जो होता था वो भी नहीं हुआ, और लोग वैसे ही मर रहे हैं। तो लोग सोच रहे हैं जब ये अंग्रेज़ सरकार हमारे राजा बने बैठे हैं तो ये हमारा ध्यान रखें, और ये तो हमारा ध्यान रख ही नहीं रहे, ये क्या कर रहे हैं, युद्ध में लगे हुए हैं, हमारे इतने लोग मर गए। तो इससे भी लोग अंग्रेजी शासन से क्या हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उनके प्रति गहरे असंतोष की स्थिति पैदा हुई। यानी अब वो थक गए, किसी भी तरह से अंग्रेज सरकार को हटाना चाहते थे। इसके बाद हमने करवाई 1921 की जनगणना। जनगणना में अकाल और महामारी के कारण मरने वाले लोगों की संख्या जब देखी गई तो वो हो गई 120 से 130 लाख। अब पहले तो पता नहीं था, ये पता था बस लोग मरे लोग मरे लोग मरे, पता लगा इतने सारे लोग मर गए। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों के प्रति हमेशा उनके दिल में एक असंतोष जागा कि जैसे तैसे युद्ध समाप्त हो तो क्या नाम है, अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाए। तो ये सारे किसके का वो हैं परिणाम, सारे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम हैं। मान लो अगर अकाल होता भी, महामारी फैलती भी और सरकार प्रथम विश्व युद्ध में ना फंसी होती तो वो शायद इन लोगों के लिए कुछ तो करती, थोड़ा बहुत कुछ ना सहानुभूति दिखाती, टैक्स कम कर देती, इनके पास थोड़ा बहुत भोजन की आपूर्ति कराती। लेकिन क्या नाम है, प्रथम विश्व युद्ध में फंसे होने के कारण सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर सकी। तो कैसी आर्थिक स्थिति भारत की कमज़ोर हो गई, राजनीतिक स्थिति कैसी हुई, लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू किया। किन लोगों ने, जो भारत के नेता थे, जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लोगों को अपने साथ लाना चाहते थे। अब लोग समझने लग गए कि हमारे देश के लोगों के साथ हमें जुड़ के रहना पड़ेगा इन अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गरीब किसानों की भूमिका। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। एक तो गांधी जी और कांग्रेस को एक साथ जोड़ के देखना नहीं चाहिए, कांग्रेस एक अलग संस्था है और गांधी जी अपना अलग कार्य करें। हाँ, कांग्रेस से वो जुड़े लेकिन वो कांग्रेस नहीं थे। कई बार यही क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गरीब किसानों की भूमिका बताइए और बताइए कांग्रेस से गरीब किसान कैसे जुड़े थे। तो गरीब किसान कभी भी कांग्रेस से पूरी तरह जुड़ ही नहीं पाए। क्यों जुड़ नहीं पाए, उसका कारण ये है कि गरीब किसान जब भी किसी आंदोलन में भाग लेते थे वो इस उम्मीद से लेते थे कि हमें हमारी गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी। और वो गरीब क्यों थे, वो गरीब थे जमींदारों की वजह से। जमींदार क्या, किसानों के पास अपनी ज़मीन तो थी नहीं, वो जमींदारों से पट्टे पे ज़मीन लेते थे। पट्टे पे ज़मीन लेने का अर्थ है कि आपने हमें ज़मीन दे दी, आपकी ज़मीन पे हम खेती करेंगे, उसके बदले हम आपको कुछ किराया देते रहेंगे इस ज़मीन का। तो ज़मीन का किराया तो देना है ज़मींदार को, फिर देना टैक्स, दोनों चीज़ देनी है ज़मींदार को, क्योंकि ज़मींदार उस टैक्स को लेके आगे अंग्रेज़ों को देगा। तो ज़मींदार क्या करता था, जब अंग्रेज आगे से कीमतें बढ़ा देते थे तो वो ज़मीन का किराया भी बढ़ा देता, टैक्स भी बढ़ा देता।
तो अंग्रेज़ों जो किसान थे उनके लिए दुश्मन अंग्रेज़ नहीं थे, उनके लिए दुश्मन जमींदार थे। उन्हें लगता था ये जमींदारी जो कुछ करता है यही करता है हमारे साथ। तो किसी भी आंदोलन में वो भाग लेते थे, वो इस उम्मीद से लेते थे कि हमारे पास जो नेता हैं, जो आंदोलन में हमें अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो क्या करेंगे, हमें इस टैक्स से मुक्ति दिलाएंगे, जमींदारी प्रथा से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस में जमींदार लोग शामिल थे। कांग्रेस का खर्चे पानी के पैसे बड़े बड़े जमींदार लोग देते थे, बड़े परिवार के लोग शामिल थे। तो कांग्रेस डायरेक्ट जमींदारों का विद्रोह कभी नहीं कर पाती थी। लेकिन गांधी जी को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। गांधी जी जब भी कोई आंदोलन करते थे, चाहे वो जमींदारी प्रथा हो चाहे अंग्रेज हो, सबके लिए बराबरी करते थे। तो जो अंग्रेज़ थे वो सभी अंग्रेज नहीं, गरीब किसान थे, वो सभी ने अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ तो जुड़े। जब भी गांधी जी ने नारा दिया कि जमींदारों को हटाएंगे, तुम्हारा टैक्स कम कराएंगे, तो वो गांधी जी से जुड़े, लेकिन कांग्रेस से कभी भी अपने आप को नहीं जोड़ पाए। तो यही क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गरीब किसानों की भूमिका का वर्णन कैसे किया जाए। तो वो ये कि उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया गांधी जी के साथ इस आंदोलन में, बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया और इस उम्मीद से भाग लिया कि उन पे लगने वाले टैक्स को कम किया जाए या माफ़ किया जाए। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।